हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एग्ज़ाम पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम पॉलिटेक्निक फार्मेसी में पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को डील करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला कि नीचे दिए गए जीवों में से कौन सा जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन करता है। हम सभी को पता है कि जो केला है वो मुकुलन द्वारा बडिंग करता है, ईस्ट की भी मुकुलन द्वारा जनन करता है, ईस्ट भी मुकुलन द्वारा करता है, और जो अमीबा है वो द्विखंडन या बहुखंडन के द्वारा जनन करता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों ही अलैंगिक विधियों द्वारा, पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पुष्प में नर व मादा युग्मक जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले भाग हैं। तो जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है वो कहाँ बनता है? तो मेल गैमेट का निर्माण होता है एंथर में, फीमेल गैमेट का निर्माण गैमेटोफाइट का निर्माण होता है वास्तव में देखा जाए तो, और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो ओवरी में बनता है। तो इसका जो आंसर है वो सी है। सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि एक पुष्प में लैंगिक घटनाओं के परिघटना में सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? कि जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, मतलब कौन कौन सी फेज आती हैं? तो सबसे पहले परागण होगा, मतलब पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा और फिर नवेद बहुत। तो इसका जो आंसर है वो सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनन की अलैंगिक विधि में उत्पन्न संतति से परस्पर अधिक समानता होती है। मतलब जो बच्चे बनने हैं उनके जो पेरेंट है उनसे अधिक समानता होती है, क्यों? इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है पहला है अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनन भाग लेता है। बिल्कुल सही बात है, जो अलैंगिक जनन होगा उसमें केवल एक ही जनक भाग लेगा। दूसरा, अलैंगिक जनन, ये पहला सही है, अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते, युग्मक केवल लैंगिक जनन में बनते हैं। तो ये भी सही है कि अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते। और तीसरा है अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है या पहले होता है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा पहले या बाद में रहा है। तो क्वेश्चन आंसर जो है इसका पहला और दूसरा, ए इसका राइट आंसर है। अगला पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 5, जनकों में संतति में संप्रेक्षित होने वाले लक्षण कहाँ विद्यमान होते हैं? मतलब जो लक्षण माता पिता तो बच्चों में जाएंगे वो किसके द्वारा जाते हैं? तो गोल्जी बॉडी नहीं, राइबोसोम नहीं, इनका काम, गोल्जी बॉडी का काम तो ट्रांसपोर्ट का हो और प्रोटीन वगैरह का संश्लेषण में भी हेल्प करता है। राइबोसोम का काम प्रोटीन बनाता है, और कोशिका द्रव्य नहीं है इसका है जीन। आंसर नंबर जो इसका है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनकों से संतति में संप्रेक्षित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं? जो लक्षण माता पिता तो बच्चों में आएंगे वो क्या प्रदर्शित करेंगे? केवल जनकों से समानता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जनकों से केवल समानता कि आपने देखा होगा कि जो माँ बाप हो, जो बच्चे हों थोड़े से अलग हो, तो ये आंसर नहीं है। जनकों से विविधता है, ऐसा भी नहीं है कि वो जनकों तो बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। जनकों के साथ विविधता है व समानता है। इसका राइट आंसर है सी, कि कुछ बच्चे थोड़े बहुत लक्षण थोड़े बहुत मम्मी पापा जैसे दिखाई देते हैं और थोड़े उनसे भिन्न भी होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, अमीबा, स्पाइरोगैरा ईस्ट में जनन की सामान्य विशेषता क्या है? जनन की सामान्य विशेषता क्या है? ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं, ये अलैंगिक रूप से जनन करते, ये लैंगिक रूप से जनन करते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। देखो, अमीबा द्विखंडन के द्वारा जनन करेगा, स्पाइरोगैरा फ्रेगमेंटेशन के ईस्ट बडिंग के द्वारा जनन करेगा, जो तीनों क्या है अलैंगिक जनन के प्रकार है। तो इसका ए राइट आंसर है। अगला स्पाइरोगैरा है अलैंगिक जनन होता है। मैं अभी बताया कि फ्रेगमेंट हो जाते हैं, तंतु छोटे छोटे टूट जाते हैं, जिसके द्वारा स्पाइरोगैरा क्या करता है, जनन करता है। तो इसका आंसर नंबर पहला सही है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? देखो, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का परजीवी होता है, जो मानव के अंदर मलेरिया
फैलाता है तो उसकी जो एक कोशिका वह अनेक कोशिकाओं में बट जाए उसको क्या बोलते हैं? मुकुलन नहीं, न्यूक्लियरकारी विभाजन नहीं, द्विविभाजन नहीं। इसका आंसर है आंसर नंबर डी, ये है बहुविभाजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, पुष्पीय पौधों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम है। तो पहले जो होता है गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद एम्ब्रियो का उसका जाइगोट का निर्माण होगा, फिर एम्ब्रियो का और फिर इनविजिबल। तो इसका उस ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर इज। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक जाति में जनकों व संततियों में गुणसूत्र की संख्या नियमित कैसे बनी रहती है? मतलब जितने गुणसूत्र हमारे पेरेंट में उतने ही गुणसूत्र हमारे अंदर है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है जिस समय युग्मक बनते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, तो जिस गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, आधे गुणसूत्र आते हैं मदरता, आधे गुणसूत्र आते हैं फादरता, दोनों मिलकर निषेचनों का हमारे अंदर गुणसूत्रों की संख्या को पूर्ण कर देते हैं। तो आंसर नंबर इज बी इज राइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। राइजोपस जो कि एक फंजाई है में उन नलिकार सूत्री संरचनाओं को क्या कहते हैं जिन पर बीजाणुधानियां लगी होती है? मतलब स्पोर का निर्माण करता है राइजोपस, तो कौन सी संरचना है उसके शरीर की जिससे राइजोपस क्या करता है स्पोर का निर्माण करता है? तो इसका जो पहली बात तो राइजोपस में रूट नहीं पाई जाती, और राइजोइड जो रूट के समान संरचना आते हैं राइजोइड बोलते हैं, लेकिन ये स्पोर बनाने में निर्माण नहीं लेते। तो इसका राइट आंसर है बी। जो हाइपी होती है फंगल की, जो हाइपी होती है जो माइसीलियम तो मिलकर बनी होती है, उस पर स्पोर लगे होते हैं, उस वो स्पोरेंजिया की तरह कार्य करती है। काई के प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? मतलब जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो उसमें जो नए पौधे बनते हैं उनमें किसके द्वारा बनते हैं? तो जड़, तना बिल्कुल सही, जड़ बिल्कुल सही, पुष्प, लेकिन पुष्प नहीं, पुष्प लिंगिक भाग हो। अगर जब अलिंगिक यानी काई के प्रवर्धन करवाना ना, तो पुष्प और फूल को फल को छोड़कर जो भी पार्ट होगा पौधे का, फल को और फूल को छोड़कर कोई और भाग पौधे के निर्माण में भाग ले रहा है तो उसे काई के प्रवर्धन कहते हैं। इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि देखो तना, जैसे कि तना लगाते हैं हम, अदरक का तना लगाते हैं, आलू का तना लगाते हैं। जड़े, जैसे कि हम शकरकंद की जड़ें यूज करते हैं काई के प्रवर्धन में। पत्ती, जैसे कि ब्रायोफाइलम है तो उसकी पत्तियों का यूज होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। चलो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं हम कि डबल रोटी के स्पाइक पर कवक का तीव्र गति से फैलने के लिए उत्तरदायी है। कि हम डबल रोटी बना रहे हैं, उस पर जो कवक है यानी कि जो ईस्ट है उसकी तीव्र गति से फैलने के लिए क्या क्या उत्तरदायी है? तो पहला है बड़ी संख्या में बीजाणुओं की संख्या, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। और डबल रोटी में नमी और पोषक तत्वों की उपलब्धता, ये भी सही है। जितनी ज्यादा नमी होगी फंजाई उतनी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाओगी। नलिकार शाखित हाइपो की मौजूदगी, जो ईस्ट होता है वो हाइपी का निर्माण नहीं करता क्योंकि वो सिंगल सेल होता है। गोलाकार बीजाणुधानियों का निर्माण, वो बीजाणुधानियों का निर्माण भी नहीं करेगा। तो इसका आंसर है पहला और दूसरा, देख लीजिए किसमें है। तो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन नंबर 15, परागनली की लंबाई निम्नलिखित में से किस किस के बीच की दूरी पर निर्भर करती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पुकेसर के भीतर परागकण व वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह, जो एंथर और जो स्टिग्मा के बीच की जो दूरी है उसके ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पौधों के संदर्भ में, पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुष्प सदैव उभयलिंगी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पुष्प एक लिंगी भी होते हैं, उभयलिंगी भी होते हैं। ये पौधे का जनन, ये तो गलत हो गया। ये पौधे का जनन भाग होते हैं, बिल्कुल पुष्प पौधे का जनन भाग होते हैं, जनन इससे होते हैं। सभी ये पौधों के सभी वर्गों पर पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ जो एंजियोस्पर्म वो पुष्प धारण करते हैं, बाकी इसके अलावा कोई और पौधा पुष्प धारण नहीं करता। निषेचन के बाद इनसे फल बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो निषेचन है उसके बाद फल का निर्माण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला और दूसरा और चौथा, तो इसका डी इज राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ये पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों होते हैं? नहीं, अगर जो एक लिंगी होंगे तो या तो पुंकेसर होंगे या स्त्रीकेसर होंगे, यानी कि या तो अंतर पाया जाएगा या जो वो फीमेल पार्ट है वो पाया जाएगा। तो इसका जो पहला होगा तो गलत हो गया, दूसरा इसका राइट है। ये परपरागण करते हैं। अगर एक लिंगी होगा तो परपरागण ही करना पड़ेगा, वो क्या करेगा, स्वपरागण नहीं कर सकता। स्वपरागण के लिए दोनों लिंगों का एक में ही पाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो निषेचन के बाद फल बनते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये इसका पहला सॉरी दूसरा, तीसरा और चौथा राइट आंसर है, मतलब बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। पुष्पीय पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सही है? जो पहला क्वेश्चन ऑप्शन पहला है, इसे दो प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर जो क्या होगा, लैंगिक जनन होगा तो दो युग्मक बनेंगे, एक मादा एक नर युग्मक। निषेचन एक अनिवार्य घटना है, निषेचन बिल्कुल सही बात है, निषेचन एक अनिवार्य घटना है। इसके बिना जो क्रोमोसोम है वो उन्हें हम दोबारा डिप्लॉइड नहीं कर सकते, जिसके फलस्वरूप हमेशा युग्मजन बनता है, बिल्कुल सही बात है। निषेचन के बाद हमेशा जाइगोट बनता है, इससे बनने वाली संतति को क्लोन कहता है। ऐसा नहीं है, अलैंगिक जनन से बनने वाली संतति को क्लोन कहते हैं, लैंगिक जनन से बनने वाली संतति को हम क्लोन नहीं कहते। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा जिसमें भी है वही ऑप्शन सही है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियों में अधिक विविधता पाई जाती है, क्यों? लैंगिक जनन में एक अधिक समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि अधिक समय तक या कम समय तक, तो इस विविधता का कोई मतलब नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। आनुवांशिक पदार्थ एक ही स्पीसीज के दो जनकों से आता है, बिल्कुल सही बात है, एक ही स्पीसीज के दो जनकों से आनुवांशिक पदार्थ आता है, हाफ मेल था हाफ फीमेल था। आनुवांशिक पदार्थ दो भिन्न जातियों को, दो भिन्न स्पीसीज के जनकों से आता है, ये बात बिल्कुल गलत है। दो विभिन्न जाति आपस में जनन नहीं कर सकती, यह बात मेयर साहब बताए गए थे, तो ये भी आंसर गलत है। आनुवांशिक पदार्थ अनेक जनकों से आता है, बिल्कुल गलत है। आनुवांशिक पदार्थ दो जनकों से आता है, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। जीवधारियों के लिए जनन करना क्यों आवश्यकता है, कि जनन की आवश्यकता क्यों है? तो पहला, व्यवस्थित जीवित बने रहे, तो ये भी सही बात है, वैसा प्रकृति को बनाए रखने के, जीवित बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है, लेकिन मोस्ट करेक्ट आंसर है इसका, पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी स्पीसीज को निरंतरता को बनाए रखे, इज का जो राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर। जो अपनी स्पीसीज है उसे लगातार बनाए रखने के लिए जनन करना पड़ता है जीवों। अगला क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। किशोर अवस्था के दौरान शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाए जिसका संबंध लड़कों के परिपक्व होने से है। पहला, दूध के दांतों का टूटना है, ऐसा कुछ नहीं बात है। दूध के जो दांत होते हैं वो बाल्यावस्था में टूट जाते हैं, उसका किशोर अवस्था तो कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ये गलत हो गया। कद का बढ़ना, कद लड़की और लड़कों का, कद और वजन लड़की और लड़कों का दोनों का बढ़ता है, ठीक है, तो ये भी कोई पर्टिकुलर मेल का कैरेक्टर नहीं है। इसका आंसर जो है वो सी है, आवाज का भारी होना। लड़कों की आवाज किशोर अवस्था में भारी हो जाती है और लड़कियों की हो जाती है बारीक, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। स्त्रियों के शरीर में होने वाली घटना जिससे जनन प्रावस्था के आरंभन की परिलक्षित करती है। शरीर में वृद्धि, ये शरीर में वृद्धि इसका जो जनन प्रावस्था उससे सीधा कोई संबंध नहीं है। केसों के पैटर्न में परिवर्तन, इसका भी कोई सीधा संबंध नहीं है। आवाज में परिवर्तन आना, इसका भी, वैसे तो ये अगर जो सारी चीजें देखी जाए तो ये एडोलेसेंस के कैरेक्टर है, जो कि एक जनन प्रावस्था की अवस्था है, लेकिन इसका जो मेन है, जिससे जो पक्का हम कह सकते हैं कि स्त्रियों के अंदर जनन प्रावस्था शुरू हो चुकी है, उसका क्वेश्चन नंबर डी, रज धर्म या मेनिस्ट्रुअल साइकिल, जो उसका शुरू हो जाना फीमेल के अंदर प्यूबरिटी के आ जाने की, मतलब प्यूबरिटी का आ जाना होता है। पुरुषों में वो वृषण कोष के भीतर स्थित रहते हैं, इससे सहायता मिलती है। देखो जो वृषण वो मतलब जो टेस्टिस हमारे वो स्क्रूटम के अंदर रहते हैं, इसके पीछे की एक बहुत वजह है कि स्क्रूटम का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम होता है शरीर के टेम्परेचर तक, जिस पर उस पर शुक्राणुओं का निर्माण आसानी से किया जा सकता है।
तो राइट आंसर है इसका बी, कि जो शुक्राणु बनने में हेल्प करता है स्क्रोटम। हेलो, अगला क्वेश्चन, यौन आरंभ पर वर्षणों में से निम्नलिखित में से कौन कार्य नहीं करता? तो निम्न में जनन कोशिकाओं का निर्माण निम्न कार्य नहीं होता। पहला, जनन कोशिकाओं का निर्माण बिल्कुल जर्म सेल का निर्माण होगा, तब जाकर ही तो मतलब स्पर्म वगैरह बनेंगे, यो सब टेस्टिस के अंदर होता है, टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होगा, बिल्कुल सही बात है। ये अपरा का विकास तो फीमेल में होगा प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये भी आंसर है। एस्ट्रोजन का स्रावण भी गलत आंसर है इसका, तो पहला और दूसरा यानी कि क्वेश्चन इसका जो ए है वो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नर जनन तंत्रों के विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन का सही क्रम है, कि जो टेस्टिस जो स्पर्म निकलते हैं उनका जो सही क्रम है वो क्या है? क्वेश्चन जो इसका आंसर पहला है, वर्षण शुक्रवाहिका मूत्रमार्ग, सही बात है। पहले जो स्पर्म होंगे वे टेस्टिस में रहेंगे, फिर वे शुक्रवाहिका में आ जाएंगे और फिर चले जाएंगे मूत्रमार्ग में। तो इसका पहला जो आंसर है वो ए इज फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले की बात करते हैं हम, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, आनुवांशिक पदार्थों का विनिमय कब होता है? काई के प्रवर्धन के दौरान आनुवांशिक पदार्थ नहीं मिलते, अलैंगिक जनन में नहीं मिल सकते, मुकुलन में नहीं मिल सकते, तो सी इज राइट आंसर। अगला, गुलाबी रंग के दो पुष्पों के बीच संकरण कराने जाने पर एक लाल रंग का, दो गुलाबी रंग के, एक सफेद रंग की संतति उत्पन्न होती है। इस संकरण का स्वरूप क्या है? तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? मेंडल वो जो अपूर्ण प्रभाविता इसको बोलते हैं हम, अपूर्ण प्रभाविता, और ये आता है स्वपरागण करा के। तो सी इज बी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। मटर के एक लंबे पौधे टी का क्रॉस बोने पौधे स्मॉल टी से कराए जाने पर संततियां उत्पन्न होती है। तो सभी पौधे लंबे होंगे, क्योंकि जो लंबेपन का जीन है वो छोटेपन के पर प्रभावी होगा। तो इसका जो आंसर है वो पहला ए ऑप्शन है जो वो राइट आंसर है। अगला की बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक हार्मोन के एक जीव होता है, ये सही नहीं है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीव होता है, ये भी सही नहीं है। प्रत्येक एंजाइम के उत्पादन करने के लिए एक जीन होता है, ये राइट है कि एंजाइम के उत्पादन के लिए क्या होगा? एक जीन होगा। तो इसका जो आंसर है वो सी है। अगले की बात करते हैं हम, यदि मटर के एक गोल व हरे बीज के पौधे कैपिटल आर स्मॉल वाई का क्रॉस झुर्रीदार पीले यानी स्मॉल आर कैपिटल वाई से कराया जाए तो F1 पीढ़ी के बीज होंगे। देखो, जो गोल रंग है ना, जो गोल शेप है वो झुर्रीदार के ऊपर प्रभावी है, और जो जो पीला है वो हरे के ऊपर प्रभावी है। तो मेंडल के नियम के अनुसार सारे जो बीज होंगे वो गोल व पीले होंगे। तो ए जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है इसका। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। मानव नर में एक गुणसूत्र को छोड़कर सभी गुणसूत्र पूर्ण जोड़े में है। ये अपूर्ण जोड़ा कौन सा होगा? सारे पूर्ण होंगे, जो एक्स और वाई है वे अपूर्ण जोड़े में होते हैं, मतलब। तो इसका जो आंसर है वो तीसरा चौथा जिसमें भी होगा, तो सी इज राइट आंसर। अगले की हम बात करते हैं कि बच्चे में जो लिंग का निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है? तो ये है वाई गुणसूत्र के। इसका क्या है आंसर है? इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, कि जो वाई गुणसूत्र है वही क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। अगर जो वाई गुणसूत्र है तो मेल बनेगा, अगर वाई गुणसूत्र नहीं है तो एक्स एक्स गुणसूत्र है तो लड़की का निर्माण होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जाइगोट है जिसमें पिता से जो गुणसूत्र आया है वो एक्स आया है, तो बच्चा कैसा होगा? देखो, पिता तो दो तरह के गुणसूत्र आते हैं, एक्स और वाई। अगर जो एक्स आता है तो हमेशा लड़की बनेगी, और वाई आता है तो हमेशा लड़का बनेगा। जो फीमेल होती है उससे केवल एक्स गुणसूत्र आता है, ठीक है, तो वो लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेती। तो इसका जो कुल मिलाकर जो आंसर है वो बी लड़की, क्योंकि जो अगर फादर था एक्स आया तो मदर का भी एक्स आया होगा, तो एक्स लड़की होता है। तो इसका जो बी है वो राइट आंसर है। अगला है गलत कथन चुनिए। तो इसका जो आंसर है वो भूखमरी के कारण
के भार में कमी का आनुवांशिक रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, अगर कोई जीव भूखा है, उसे भूख मरी है, तो आनुवांशिक रूप तो उसका किसी प्रकार का निर्धारण नहीं होने का। तो जो बी है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। नई स्पीसीज का निर्माण होता है जनन कोशिकाओं के डीएनए में परिवर्तन द्वारा, बिल्कुल सही बात है। अगर जर्म सेल और उनके डीएनए में परिवर्तन हो गया तो नई स्पीसीज का निर्माण होगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, अगर युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है तब भी नई स्पीसीज बनने की संभावना है, म्यूटेशन हो जाएगा तो हो सकता है नई स्पीसीज बन जाए। आनुवांशिक पदार्थों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अगर आनुवांशिक पदार्थों में कोई परिवर्तन होगा तो नई स्पीसीज का निर्माण भी नहीं होने का। जनकों में इसका जो राइट आंसर है पहला और दूसरा, यानी कि ए राइट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे हैं, बताइए निम्न में से कौन सी सब्जियां समजात संरचनाएं का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब इसके अंदर रखा है आलू, गाजर, मूली, टमाटर। देखिए जो आलू है वो स्टेम होता है, लेकिन जो गाजर और मूली है दोनों जड़ होती हैं, जड़ होती है जो भोजन को संचित करती है। तो गाजर और मूली दोनों ही क्या होंगी, दोनों ही जड़ होती हैं जो भोजन को संचित करती हैं, तो ये समजात होती है। और जो इसका वो सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मटर के पौधे के प्रतान व नागफनी के प्रभाव वर्ण समजात अंग है। तो जो मटर के जो प्रतान था और जो प्रणान था नागफनी के, वो समझाता है, बिल्कुल सही बात है। इसका जो राइट आंसर है वो ए ही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हो तो ये भविष्यवाणी कर सकते हैं। जितने ज्यादा नीचे होगा उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने साल तक, कितने साल पहले जो फॉसिल्स है वो रहा होगा। तो इसका मतलब हम उसकी अवधि का पता लगा सकते हैं, विलुप्त होने की अवधि जो होगी उसका पता लगा सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका, अवधि से कोई संबंध नहीं है, विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण करा जा सकता है। हाँ, ये है इसका कि हजारों वर्ष पूर्व लोप हुआ था। हम पता लगा सकते हैं कि कितने वर्ष पहले यो जीव रहा होगा धरती पर। अगला, विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। किसी स्पीसीज की सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका जो राइट आंसर है वो यही है, यही इसका गलत कथन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। किसी जीव के विशेषक पर डीएनए किसका प्रभाव होता है। जो माता पिता दोनों के डीएनए का प्रभाव होता है, क्योंकि जो जीन होते हैं दोनों बताते हैं, जो लक्षण होते हैं दोनों बताते हैं। तो इसका जो सी है राइट आंसर है। अगला, वह वर्ग चुनिए जिसमें साझा लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो जो फैमिली एक स्पीसीज और जो सब स्पीसीज होगी वहां सबसे ज्यादा कॉमन फीचर पाए जाएंगे, तो ए इज राइट आंसर इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विकास सिद्धांत के अनुसार नई जाति का निर्माण किस तरह होता है। तो नई जाति का निर्माण जो होगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी विविधताएं इकट्ठा होंगी उनका नई जाति का निर्माण हो जाएगा। तो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। नीचे दिए गई सूची में उन लक्षणों का चुनाव कीजिए जो उपार्जित किया जा सकता है। जो उपार्जित किया जा सकता है वो शरीर का आकार है। उपार्जित का मतलब होता है जिसे हम खुद उत्पन्न कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर, तो उसे बोलते हैं उपार्जित लक्षण। तो शरीर का आकार, अगर जो हम जिम वगैरह करते हैं तो हमारा शरीर का आकार है वो बदल जाता है, तो एकमात्र उपार्जित लक्षण है। बाकी हम आंखों के रंग, त्वचा के रंग और बालों के स्वरूप को हम बदल नहीं सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नर व मादा युग्मक साथ लाए जाने वाले लक्षणों के दो रूपांतरण कहाँ स्थित होते हैं। तो कहाँ स्थित होता है, लैंगिक गुणसूत्रों पर होते हैं। ये सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 21। उन कथनों का चुनाव कीजिए जो जीनों की विशेषता बताते हैं। जीन डीएनए अणु बेस क्रम का सही क्रम के रूप में होता है, सही बात है। डीएनए के वे क्रम जिन पर इंफॉर्मेशन होती है उन्हें जीन कहते हैं, और
जीन प्रोटीन का कोडन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जो जीन होते हैं वो प्रोटीन का कोड करते हैं हमारे। किसी स्पीसीज की व्यवस्थियों में एक विशिष्ट जीन एक खास गुणसूत्र पर स्थित होता है, यह बात बिल्कुल सही है। तो इसका पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, पहला तीसरा इज राइट आंसर, यानी बी इज राइट आंसर। अगला हम बात करते हैं मटर के एक शुद्ध लंबे कैपिटल टी का स्मॉल टी से संकर कराने पर हमें F2PD में जो शुद्ध लंबे और शुद्ध बंधनों का अनुपात प्राप्त होता है वो होता है 3:1। मेंडल का जो पहला नियम है वो यही कहता है, सॉरी लोब्स एग्रीगेशन दूसरा नियम। मानव के युग्मजनों में लैंगिक गुणसूत्रों के युग्मकों की संख्या कितनी होती है? जो लैंगिक गुणसूत्र है उसके कितने युग्म होंगे? एक ही युग्म होगा जिसमें एक क्रोमोसोम आया होगा माता और एक क्रोमोसोम आया होगा पापा। तो पहला इसका राइट आंसर है ए। प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीसीज का सिद्धांत था जो डार्विन ने दिया था। इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब लिखी थी, उसमें बताया था जो गैलापागोस आइलैंड पे इन्होंने अपने प्रयोग करे थे, तो उसमें बताया गया था कि जो प्राकृतिक चयन है वो स्पीसीज के जो विकास है, जो प्राकृतिक चयन के द्वारा स्पीसीज का विकास होता है। अगला, कुछ डायनासोरों में पर मौजूद थे किंतु वे उड़ नहीं सकते थे, लेकिन कुछ पक्षियों में पर थे वह उड़ने में मदद करते थे। तो इसका मतलब क्या है कि पहले जो सरीसृप थे, डायनासोर थे, उन ही पक्षियों का निर्माण हुआ है। तो पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। इससे यही स्पष्ट होता है कि जो पहले जो सरीसृप थे उनके पर थे वो, लेकिन वो उड़ नहीं सकते थे, लेकिन बाद में उनके जो पर है वो डेवलप हुआ और वो फाइनली पक्षियों में कन्वर्ट हो गए। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2PD का जो रेशो होगा वो क्या होगा? पीछे भी हम बात कर चुके हैं, तो इसका क्या आंसर क्या है? 3:1। अगला, डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशो है हमें सभी को पता है कि 9:3:3:1 होता है। जो मेंडल का थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो इसे ही बताता है। विषम युग्मी स्थिति को प्रकट करता है। जो विषम युग्म कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा हम कभी नहीं लिखते, हम जो प्रभावी होता है उसे पहले लिखते हैं। यदि कोई लड़की अपने पिता से किस तरह के गुणसूत्र प्राप्त करती है, तो इस पर बात पहले भी हो चुकी है। जो लड़की होती है हमेशा पिता का एक्स क्रोमोसोम लेती है और जो लड़का होता है वो हमेशा वाई क्रोमोसोम जो है पिता का प्रदान करता है, लेता है। कोई लड़का अपने पिता से किस तरह के गुणसूत्र, तो हमने बता दिया कि जो लड़का होता है वो हमेशा वाई क्रोमोसोम ही पिता का ग्रहण करता है। मानव के गुणसूत्र में कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो मानव में कुल 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, यानी कि 23 जोड़े क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास। मेंडल के कारक को आज जीन के नाम से जाना जाता है। जो जीन है वो राइट आंसर है इसका। किसी एक ही जीन के विभिन्न प्रकारों को हम एलील बोलते हैं। अगला, वह जीव जो आनुवांशिक दृष्टि से अलग एक ही जाति के दो जीवों के बीच संकरण, मतलब एक ही जाति के दो जीवों के बीच जो संकरण कराया जाएगा उसे क्या बोलते हैं? हम संकर स्पीसीज बोलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। अगला लास्ट का, निम्न में से कौन सा एक अवशेषी अंग है? जो पूंछ की कोशिका है या कान की पेशियां हैं या जो वर्मीफॉर्म अपेंडिस है या इनमें सभी, तो ये जो सभी हैं वे क्या है? हमारे अवशेषी अंग के रूप में विद्यमान है। मादा मानव की योनि मार्ग से हर माह रुधिर व म्यूकस के निष्कासन को हम रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव की अवधि 2 से 6 दिन भी होती है, 2 से 8 दिन भी मोस्टली जो सही आंसर है 2 से 6 है। अभिभावक जनन होता है, अभिभावक जनन जो मोस्टली होता है द्विखंडन द्वारा होता है, कभी कभी एडवर्स कंडीशन में वह बहुखंडन के द्वारा भी जनन कर लेता है। मानव के जो वर्षण होते हैं वो उदर गुहा से बाहर होते हैं। हमने इस पर बात कर ली थी क्योंकि उदर गुहा वो जो वर्षण कोश है स्क्रोटम, उसका तापमान कम होता है बॉडी से, जिससे वो स्पर्म का निर्माण कर सके। तो बी इज द राइट आंसर। मुकुलन देखा गया है, तो मुकुलन गन्ने में मुकुलन होता है, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में भी, प्लेनेरिया जो कि प्लेटिहेल्मिन्थस का सदस्य है उसमें भी मुकुलन देखा गया है। तो ये जो ये सभी क्या है? राइट है, ऊपर के सभी। कौन सा हार्मोन लड़कियों में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है? तो जो एस्ट्रोजन है वो यौन अवस्थाओं के
लक्षण है जो उन्हें नियंत्रित कर सकता है। अगला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इसका जो ए है वो राइट आंसर है। पुष्प का नर भाग होता है, पुष्प का नर भाग पुकेसर होता है, तो राइट आंसर ये है इसका। निम्न में से किसमें प्राकृतिक काई के प्रवर्धन पाया जाता है, तो आलू में, अरबी में, केले में, इन सभी में क्या पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से काई के प्रवर्धन पाया जाता है। अगले की बात करते हैं, निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है, तो जो जाइगोट है उससे हमेशा भ्रूण का यानी एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जो सेंस ऑर्गन है उनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है, कि रसग्राही जो टेस्ट बर्ड अंग होते हैं स्वाद का पता लगाते हैं, घ्राण गंध का पता लगाते हैं, तो पहला ही है, जो पहला ही है वो राइट आंसर है इसका। अगला, ये न्यूट्रॉन लिखा हुआ है, ये न्यूरॉन है वास्तव में। न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहां से आरंभ होकर कहा जाते हैं, तो विद्युत जो होगा वो सबसे शुरू में डेंड्राइट होगा, फिर जो सेल बॉडी है, फिर एक्सोन टर्मिनल। तो आपने अगर कोशिका की संरचना पढ़ी होगी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर जो आंसर नंबर जो ऑप्शन है वो सी इज द राइट आंसर। अगला, साइनेप्सिस क्या होता है, साइनेप्सिस होता है जहां दो न्यूरॉन आपस में जुड़े होते हैं, एक का जो एक्सोन टर्मिनल है वो और दूसरे का डेंड्राइट जुड़े होते हैं। तो देख लेते हैं, एक न्यूरॉन का एक्सोन दूसरे छोर के डेंड्राइट छोर से, इसका जो पहला है वो राइट आंसर है। नहीं, पहला नहीं है इसका राइट आंसर है, हाँ जो डी है वो इसका राइट आंसर है। न्यूरॉन में विद्युत संवेग रासायनिक संकेतों में कहां बदलता है, जो विद्युत संवेग है वो कहां बदलेगा, जहां एक्सोन टर्मिनल होगा यानी एक्सोन का छोर होगा, वहां क्या होगा, वो विद्युत नहीं सॉरी, ये डेंड्राइट पे बदलेगा। एक्सोन में तो जो आवेश है उसकी बना देगा केमिकल के पैकेट, और केमिकल के पैकेट जो जाकर फुटेंगे वो डेंड्राइट पे फुटेंगे, तो सी इज द राइट आंसर। शरीर की भंगिका का संतुलन का निर्धारण करता है, तो जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क होता है वो हमारे क्या करता है, इस संतुलन को बनाता है, तो पश्चिम मस्तिष्क के भाग ये इसका जो संतुलन का निर्धारण करता है वो सेरिबेलम करता है, इस सेरिबेलम को शायद हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। मेरु रज्जु निकलती है, तो मेरु रज्जु यानी कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो कहां से निकलती है, वो निकलती है हमारी पोन्स वाले हिस्से से, पोन्स का जो मेडुलर पोन्स है उससे नीचे से कंटिन्यू होती है मेरु रज्जु, तो शायद सी इज द राइट आंसर। जो प्रोह का जो एपिकल बर्ड होती है उसका प्रकाश की ओर गति करना क्या कहलाएगा, प्रकाशवर्तन कहलाएगा, प्रकाशवर्तन इससे राइट आंसर है डी। पौधों में एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य है, तो पौधों में जो एब्सिसिक एसिड होता है ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है, तो वृद्धि को संदमित करता है, तो सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधों की वृद्धि से नहीं है, तो मैं अभी बताया कि जो एब्सिसिक एसिड होता है वो पौधों की वृद्धि को रोकता है, तो डी इज राइट आंसर। आयोडीन किस हार्मोन का संश्लेषण करता है, तो आयोडीन जो हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन है जिन्हें थायरोक्सिन बोलते हैं उनका स्रावन करता है, तभी तो आयोडीन की कमी से हमें घेंगा रोग हो जाता है, तो इसका जो आंसर है वो बी इज द राइट आंसर। अगला, इंसुलिन के बारे में कौन सा कथन गलत है, यह शरीर की वृद्धि व परिवर्धन का नियमन करता है, ये जो आंसर है इसका ये गलत है, बाकी अग्नाशय से भी उत्पन्न होता है, जो शुगर है उसे भी कंट्रोल करता है, और इसकी कमी से डायबिटीज रोग भी हो जाता है, ये बाकी सब सही है। बेमेल युग्म का को छांटिए, मतलब इनमें तो कौन सा सही नहीं है, तो देखो एड्रेनिल जो हो वो एड्रेलिन जो हो वो एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता, तो पहला जो ए है वो ही इसका जो है वो गलत युग्म। द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन से बदल जाती है, जो स्टोमेटा के बाहर जो द्वार कोशिका है उनकी जो आकृति है वो कब बदलती है, जब शेप में चेंज होता है वो कैसे होता है, तो जब उसके अंदर जल चला जाता है तो उनकी क्या होती है, आकृति बदल जाती है। मटर के पौधे में प्रवाहन में वृद्धि किसके कारण होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये प्रवाहन के उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अभिलंब से दूर हो,
इसका जो राइट आंसर हो सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जो पराग नलिकाओं में अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? केमिकल सेंस करती है, जो सिनर्जिड सेल होती है वो केमिकल से सिक्रेट करती है, उसी के कारण जो वो पराग नलिका की वृद्धि होती है। सूरज के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है? सूरज के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर है ए, प्रकाशानुवर्तन। अगला, पौधों में परिपक्व पत्तियों व फलों का झड़ना किसके कारण होता है? जो एब्सिसिक एसिड है, वृद्धि रोधक हार्मोन है, तो जितने भी वृद्धि को रोकने वाले काम होंगे वो एब्सिसिक एसिड करेगा, तो सी इज द राइट आंसर। शरीर की अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। जो शरीर के अंदर अनिच्छिक, जो हमारी इच्छा से नहीं होने वाली क्रियाएं हैं, उनका निर्धारण कौन करता है? तो उनका निर्धारण जो करता है वो हमारा जो पश्चिम मस्तिष्क हो वो करता है, जिसमें पोन्सर मेड्यूल आते हैं। और अनिच्छिक क्रियाओं में जैसे हमारा श्वसन हो गया और हमारे दिल का धड़कना हो गया, हमारे जो इंटेस्टाइन का पेरिस्टालसिस हो गया, वो हो गया, तो सी इज द राइट आंसर। अगला हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सी अनिच्छिक क्रिया नहीं है? अनिच्छिक क्रिया नहीं है, तो इनमें तो जो है वो जो हृदय स्पंदन, दिल का धड़कना है, वो अनिच्छिक क्रिया नहीं है, वो अनिच्छिक। अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो जाता है तो वह नहीं कर सकता, तो इसमें वो इत्र व अगरबत्ती की जो गंध है उसमें भी भेद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो नाक है, नजल चैम्बर है, उसके अंदर म्यूकस जमा हो जाएगा, तो जिसका राइट आंसर है वो है बी। थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कथन नंबर जो सी है वो सही है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड को आयोडीन की आवश्यकता होती है। जो जिक्र जो ये हो थायरोक्सिन 3 हार्मोनों का मिक्सचर हो, T3, T4, TCT, जो इनका नाम ही है, जैसे कि T3 का पूरा नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन, तो मतलब इनके अंदर आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर है इसका सी। अगला बात करते हैं, बोनेपन का कारण है। तो बोनेपन का कारण है वृद्धि हार्मोन के स्राव में कमी, तो ये है पहला और सेकंड, बी और सी दोनों यही है, बी और डी दोनों सही है। अगला, यौन आरंभ से संबंधित शरीर के लक्षणों में महत्वपूर्ण प्रदर्शन प्रमुखता किसके श्रावण के कारण होते हैं? तो जो हमारा यौन आरंभ उस समय जो लक्षणों में चेंज हो जाता है वो किसके कारण होता है? वर्षणों में एस्ट्रोजन नहीं निकलता, एड्रिनल तो एस्ट्रोजन और पिट्यूटरी तो टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलता, तो इसका राइट आंसर है सी। जो टेस्टिस है उनसे टेस्टोस्टेरोन और जो अंडाशय है उससे एस्ट्रोजन निकलता है, तो सी इज द राइट आंसर। अगला, एक चिकित्सक ने किस व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन देने की सलाह दी जाती है? तो जिसके अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ चुकी है, अर्थात जिसका इंसुलिन सही मात्रा में स्रावित ना हो रहा हो, उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला, पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाले हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि युग्मित नहीं है? जो पिट्यूटरी है सिंगल ग्लैंड के रूप में पाया जाए, बाकी एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरी सभी है दो के पेयर में पाए जाए। दो न्यूरॉनों के बीच के संगम स्थल को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉनों के बीच के संगम स्थल को बोलेंगे हम सिनेप्सिस। मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण व नियमन होता है। जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण व जनन व अंतःस्रावी तंत्रों द्वारा, श्वसन व तंत्रिका तंत्र को द्वारा, अंतःस्रावी व पाचन तंत्रों से, तंत्रिका व अंतःस्रावी तंत्रों से। तो जो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वही हमारी जैव प्रक्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। जो लॉन्ग टर्म के लिए नियंत्रित करता है वो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, और जो छोटे समय के लिए नियंत्रित करता है वो तंत्रिका तंत्र होता है, तो बी इज द राइट आंसर।